नमस्कार। आज हम देखेंगे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा लिखित बाल मजदूरी की समस्या, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। दलित साहित्य के क्षेत्र में शिवराज सिंह बेचैन एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1960 को गांव नदरोली, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम श्री राधेश्याम और माता का नाम श्रीमती सूरजमुखी था। जब वे 5-6 वर्ष के थे तभी उनके सिर पर पिता का साया उठ गया था। मजबूरीवश मां ने दूसरा विवाह कर लिया। उनका बचपन बहुत ही तंगहाली में गुजरा। प्राथमिक शिक्षा तो दूर, खाने को रोटी तक नसीब नहीं होती थी। हालातों से टकराकर जैसे तैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर स्कूल अध्यापक, कॉलेज अध्यापक और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद तक का सफ़र तय किया। यह राह बहुत ही दुर्गम थी, किंतु अपनी जीवट जिजीविषा, सच्ची लगन और अदम्य साहस से उन्होंने अपनी राह स्वयं बनाई व अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जीवन के कटु अनुभवों व संघर्षों की विषम पाठशाला से निकलकर उनकी लेखनी अपने भाई बहनों की पीड़ा व्यक्त करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरी। उनके काव्य संग्रहों में क्रौंच हूँ मैं, फूलन देवी की बारामासी, चमार की चाय, भोर के अंधेरे में आदि प्रमुख हैं। कहानी संग्रहों में अस्थियों के अक्षर, भरोसे की बहन, मेरी प्रिय कहानियाँ प्रमुख हैं। उनकी अन्य रचनाओं में उत्तर सदी के कथा साहित्य में दलित विमर्श, समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलित उवाच, गांधी अम्बेडकर और दलित पत्रकारिता, दलित क्रांति का साहित्य, मूल खोजो विवाद मिटेगा, अन्याय कोई परंपरा नहीं, दलित दखल, दलित स्त्री विमर्श और पहली दलित शिक्षिका आदि प्रमुख हैं। उनकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें स्वामी अच्युतानंद अति विशिष्ट सम्मान, उत्तर प्रदेश कबीर सेवा सम्मान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, भीम रत्न साहित्य अवार्ड, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का 1 लाख रुपए का बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर सम्मान, मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी का कृति केंद्रित प्रथम पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 1 लाख का साहित्य भूषण सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से उन्हें विभूषित किया गया। शिवराज सिंह बेचैन ने दलित आंदोलन और किसान आंदोलन की यूनियन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। शोषण के विरुद्ध संघर्ष उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ ही उनके साहित्य का भी केंद्रीय भाव है, क्योंकि उनका बचपन जातीय छुआछूत, गरीबी, बाल श्रम, शोषण व अभावों में गुजरा। इस दलित बचपन को उन्होंने अपनी आत्मकथा के माध्यम से समाज के समक्ष अनावृत किया है। उनकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर बाल मजदूरी, जातीय शोषण और उत्पीड़न का जीवंत दस्तावेज है। बाल श्रम भारत की एक बड़ी समस्या है। निर्धन परिवारों के लाखों बच्चों को आर्थिक सामाजिक कारणों से मजबूर होकर बाल मजदूरी में धंसना पड़ता है। कहने को तो भारत में बाल मजदूरी तथा बाल शोषण पर अनेक कानूनी प्रतिबंध लगे हुए हैं। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे का किसी भी कारखाने में श्रम करना निषेध है। कारखाना अधिनियम 1948, बाल अधिनियम 1960, 1978 व बाल श्रमिक अधिनियम 1986 जैसे अनेक कानूनों में भी अस्वस्थकारी परिस्थितियों में बाल मजदूरी पर रोक है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। लोग इस कानून का तोड़ निकाल कर बच्चों को श्रम में घसीट ही लाते हैं। वहाँ उनका मनमाना शोषण किया जाता है। वे रोजगार की खतरनाक परिस्थितियों के जोखिम उठाते हैं। उनसे अल्प वेतन में अधिक श्रम लिया जाता है। भारत में भूखमरी व गरीबी बाल श्रम का मूल कारण है।
बालक शिवराज भी इस समस्या का शिकार हैं। वे बाल श्रम की समस्या के साथ साथ हिंदी समाज की क्रूर जातीय व्यवस्था के भयंकर उत्पीड़न का भी शिकार हैं। सामाजिक अंधविश्वासों के चलते समय पर इलाज न मिलने के कारण पिता के असमय गुजर जाने से शिवराज सिंह के परिवार की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है। यथा अब हमारी तबाही और अभावों का क्रम तेज हुआ, तब जाना कि पिता क्या होता है। उसकी कमी बच्चों के जीवन में कितनी बड़ी त्रासदी होती है। उनके बाद हमारे घर में साग सब्जी से भरपेट खाना मिलना तो दूर, दोनों वक्त नमक चटनी से भी रोटी मिलना मुश्किल हो गई थी। हारी बीमारी में दवा दारू के लिए भी अब घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। हालातों से मजबूर होकर माँ का दूसरा विवाह, तीसरा विवाह करना, सौतेले पिता का दुर्व्यवहार, बालक शिवराज का पेट भरने में माँ की असमर्थता आदि ऐसे कारण थे जिनसे मजबूर होकर शिवराज सिंह बाल मजदूरी की ओर बढ़ता है। गांव में मरे हुए पशुओं को उठाना, उनकी खाल निकालना, कोल्हू के बैल हाँकना, गन्ने की बुआई करना, खेतों में काम करना, रहटे हाँकना, भट्टे पर काम करना तथा शहर में आकर नींबू बेचना, अंडे बेचना, अखबार बेचना, होटल में बर्तन मांजना, बैरे का काम करना, बूट पॉलिश, पत्थर की रगड़ाई का काम करना, अन्य कारखानों में काम, ऐसे न जाने कितने ही काम लेखक ने अपने बचपन में किए। यह आत्मकथा अभावग्रस्त बचपन के संघर्षों और बाल श्रम के लिए मजबूर दलित बचपन की त्रासपूर्ण जिंदगी की कथा है। लेखक अपने बचपन में दिन रात मजदूरी करते थे, फिर भी उनको मिलने वाला मेहनताना इतना कम होता था कि उनका पेट भर पाना मुश्किल हो जाता था। लेखक अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जिन गुजरे दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों गन्ने की बुआई, ईख की खुदाई, फिर गन्ना छीलने, ढोने, कोल्हू चलाने, भट्टी में खोई पाती झोंकने, यानी हर स्थिति में हमारा श्रम शामिल था। लेकिन मिलता क्या था? कभी सेर आध सेर अन्न, कभी 2 वक्त की रोटी, तो कभी धोवन या लदोई। आज़ादी मिलने के बाद राज्य ने दलितों के लिए क्या कल्याणकारी काम किए? अकल्याण की पराकाष्ठा में रहते हुए मैं नहीं जानता। मेरे बाबा, मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरे भाई तक एक किरण भी नहीं पहुंची सुधार और समृद्धियों के सूरज की। गांव में न्यूनतम मजदूरी जैसे कोई कानून की पालना नहीं की जाती। शिवराज का दलित होना और बच्चा होना दोहरे शोषण का कारण था, जबकि वह काम बड़े आदमी से भी अधिक करता था। गांव में जीविका का कोई साधन नहीं था। किसी के खेतों में जी तोड़ मेहनत करने पर भी श्रम का पूरा मूल्य नहीं दिया जाता था। किसी के दालान की लिपाई पुताई कर, नीम की निम्बोलियों को इकट्ठा कर, किसी के खेतों से सिला, खेतों की फसल कट जाने के बाद कुछ बची हुई बाल या अनाज के दाने बीन कर शकरकंदी के खेतों से शकरकंदी ढूंढकर गुजारा किया जाता। गांव के लोग जीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते थे। कोई भट्टों पर तो कोई कारखानों में बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए लग जाता था। शिवराज भी अपने पेट पालने के लिए अपने फूफा के साथ भट्टे की ईंट पाथने का काम करता था। बालक होने पर भी उससे अधिक श्रम लिया जाता था। परिणाम स्वरूप वो बीमार पड़ जाता है, किंतु वहाँ उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। यथा मिट्टी में लगे रहने के कारण मेरे हाथ पांवों की त्वचा जगह जगह से फट गई, पैरों में बिवाइयाँ फट गई। सर्दियों में 3-4 महीनों में मेरा हुलिया बिगड़ गया, आखिर बीमार पड़ गया। मेरे हाथ पांवों पर और मुंह पर सूजन आ गई। यहाँ गोली दवा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मरीज का इलाज झाड़ फूक और भगवान के भरोसे होता था।
बाल श्रमिकों को मालिक निहित स्वार्थों की खातिर जोखिम भरे कामों में ठेलने से भी नहीं हिचकते, जिसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिवराज भी मजबूर होकर एक निकिल कारखाने में हेल्परी की नौकरी करता है। वहाँ प्लास्टिक के ड्रमों में तेजाब मिश्रित पानी में साइकिल, मोटरसाइकिल तथा अन्य मशीनों के लोहे के पुर्जे को डालकर उनकी जंग छुड़ाई जाती थी। उसके बाद उन पर निकिल की पॉलिश कर दी जाती थी। इस कार्य के लिए जो दस्ताने दिए जाते थे वे पुराने या फटे टूटे दिए जाते थे, खासकर बाल श्रमिक व छोटे मजदूरों को। यथा मैं सबसे जूनियर हेल्पर था, इसलिए मुझे भी पुराने दस्ताने दिए गए थे। धारदार कीलें चुभने से इन दस्तानों में छोटे छोटे छेद हो जाते थे। इन छेदों में प्रवेश कर तेजाब अंदर उंगलियों में पहुंच जाता था। पुर्जों को उंगलियों से पकड़ने के कारण उंगलियों के पोर कटने लगते थे। 8-10 दिनों में ही मेरे हाथों के नाजुक पोर घायल हो गए। नए दस्ताने की मांग करता तो अनसुनी हो जाती। ऊपर से सौतेले पिता की ये बेरहम प्रतिक्रिया कि 2-4 महीनों में सब आदत पड़ जाएगी, दूसरे मजदूर भी तो काम करते हैं, तू अनोखा तो नाय है। इस तरह के जोखिम भरे कामों से परेशान होकर शिवराज सिंह अपने अंधे ताऊ के साथ फुटपाथ पर मोचीगिरी में लग जाता है, किंतु वहाँ भी पूरा मेहनताना कहाँ मिलता था। काम के पैसे मांगने पर लात घुसे ही मिलते थे। शोषण का प्रतिकार करने पर वहाँ के लोधी उनकी जान के पीछे पड़ गए। आखिर में जान बचाने की खातिर उन्हें रातों रात फुटपाथ भी छोड़ना पड़ा। शिवराज सिंह के संबंध में वहाँ के कुछ सहृदय स्थानीय लोगों का मानना था कि वह मोची से उठकर अखबार फेंकने वाला होकर बन गया। अंडा नींबू बेचने के लिए फेरी वाला, होटल पर बर्तन धोने चाय पिलाने वाला, खेत पर निराई कटाई की शुरुआत हो जुताई बुआई करने वाला, भट्टा पर पथेरा के गोंदा मिट्टी देने वाला, बाजे वालों में शामिल हो ढोल पीटने और भवन बनाने वाला, राजमिस्त्री को ईंट मसाला पकड़ाते पकड़ाते खुद मिस्त्री बन जाने वाला, कुछ भी बना हो पर यहाँ रुका होता तो उसे हिंदू लोधी ही मार देते। यूं भी जिंदों में कौन गिने हैं। इन बेचारे गरीब मोचियों को जिंदा भी वैसे ही हैं जैसे मरे। वहाँ भी भागकर वो गांव तक तो आ जाता है, किंतु यहाँ उसकी समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ मजदूरी नहीं बेगारी कराई जाती है। शिवराज को बचपन में ही गठिया बाय का रोग पकड़ लेता है और इस रोग के कारण 2 वक्त की रोटी कमाने में भी असमर्थ हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वो हालातों से तंग होकर जीवन मुक्ति की कामना करता है। यथा इन दिनों में दर्द से पीड़ित होकर तोड़ी ताऊ के दालान के एक कोने में पड़ा रहता था, पर पड़े रहने से दवा दारू तो दूर 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी नहीं थी। न कोई हालचाल पूछने वाला था। मैं बस्ती में रहकर दर्द भूख और अभावों से इतना तंग आ गया था, इतना कि ऐसी जिंदगी से छुटकारा चाहने लगा कि इससे तो मौत बेहतर है। यद्यपि मैं जानता था कि कुचला जहर होता है, पर दर्द से कभी मुक्ति न मिलने और घिसट घिसट कर लंबी उम्र काटने की मेरी इच्छा नहीं रही थी। जीवन के संघर्ष में गठिया बाई से हार रहा था मैं। अपने जीवन में वह ऐसी न जाने कितनी यातनाओं से गुजरता है। लेखक जब जब अपने अतीत में झांकता है, उसे अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी ही दिखाई देती है। उन यादों से उसका मन आज भी पीड़ा से भर उठता है। यथा जो सोने लायक नहीं था वहाँ सोया, जो पहनने लायक नहीं था उसे पहना, और जो खाने लायक नहीं था उसे खाया। कैसी कैसी मजबूरियाँ झेलनी पड़ी, यह सवाल मेरे भीतर लावे की तरह आज तक जल रहा है। अपनी विरासत में गरीबी, जाति अपमान और मानवीय हकों से वंचित रहना पड़ा। आज़ाद देश में मेरी विरासत सामाजिक गुलामी के बोझ से लदी रही। क्या मेरे परिजन और मैं
आज भी बेघर, भूमिहीन और गरीबी, अशरीरी तिरस्कार के शिकार नहीं हैं। गांव में वैसे भी आजीविका के साधन कम ही होते हैं, किंतु वर्षा ऋतु आने पर ये साधन और भी सीमित हो जाते हैं। ऐसे में रोज़ाना कमाने खाने वाले मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उनके घर में चूल्हा जलना तक मुश्किल हो जाता है। लेखक स्वयं इस समस्या का भुक्तभोगी है। यथा बरसात के दिनों से मैं आज तक डरता हूँ। कारण की खोज में इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बरसात आती थी तो हमें काम नहीं मिलता था। काम न मिलने पर रोटी न मिलने का संकट उपस्थित हो जाता था। ये आवृत्ति बार बार होने से बरसात के दिन मेरे डर का स्थायी कारण बन गए। भूख और गरीबी ने इनकी जिंदगी को बहुत कष्टमय बना दिया था। शिवराज की माँ की मृत्यु भी भूख और गरीबी के कारण हुई थी। गांव में भूख और गरीबी का एक बड़ा कारण श्रम का उचित मूल्य न मिलना है और उससे भी बड़ा कारण बेगार लेना। बेगारी के दंश को भला शिवराज से अधिक कौन जान सकता है। यथा मैं जिसे भी दिख जाता वही मुझे बेगार कराने को बता देता था। जो काम स्वराज वहाँ से चले जा, यहाँ आ जा आदि कितने ही काम मुफ्त में मुझसे कराए जाते थे। बालक स्वराज समाज के जिस तबके से आता है, वहाँ बच्चे अपने जन्म के कुछ सालों बाद ही परिवार की तंगहाली के कारण अपना पेट पालने के लिए श्रम करने पर मजबूर हो जाता है। बचपन की मौज मस्ती, लाड प्यार या अन्य कोई सुख सुविधा उन्हें नसीब नहीं होती। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान तक भी उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे समाज में जब बालक शिवराज पढ़ने की इच्छा प्रकट करता है तो मानो सारा समाज ही उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है। यथा पर बिरादरी में मैं अपनी पढ़ाई के विषय में जिससे भी राय लेता था वही मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता था। पूरे घर बस्ती में एक भी स्त्री, पुरुष या बच्चा मेरे निर्णय में मेरे साथ नहीं था। माँ, बहन, भाई भी असहयोग की भाषा बोल रहे थे। इस तरह मैं एकदम अलग थलग पड़ गया था। तब मैंने अपने आत्मविश्वास के सहारे और बाल बुद्धि के अनुसार आवेश में आकर अपने चुनौतीपूर्ण निर्णय की जोरदार घोषणा की थी। मैं पढ़ूंगा और फिर कोशिश ज़रूर करूंगा। अगर 10वीं पास नहीं कर पाए तो हार मान लेंगो, पर बिना कोशिश करे तो नाय मानूंगो। कोई मेरी बात संगू देऊ या मत देऊ, मैं एक एक अक्षर के बदले अपने खून की एक एक बूंद दे दूंगो, पर पढ़नो नहीं छोड़ूंगो। शिवराज के इस निर्णय पर एक बेबस और लाचार माँ की उक्ति देखिए। आज से मैं समझूंगी कि स्वराज मर गयो। मैंने एक बेटा पैदा ही नहीं करो। मैंने 9 महीनों अपनी कोख में एक पत्थर ढायो। आज से शिवराज पूरी बस्ती को मरे के बराबर है। अब तू जो मन में आवे सो कर। जब पढ़न की उम्र रही तब तो पढ़ना ही पायो। अब दुई रोटी को काम करना लायक भयो है तो मिस्त्री के औजार छोड़ के कलम चलाओगे। मतलब अब तुम बड़े हो गए हो और 2 पैसे कमाने के लायक बन गए हो और उसके बावजूद तुम मिस्त्री के औजार छोड़कर कलम चलाने जा रहे हो। मैंने कब नाय पढ़नो चाहूँ। जो इतनो ही भाग वालो हो तो बाप काहे को मरी गयो तेरा। तुम भाग्यवान नहीं थे इसीलिए तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। अब 4 पैसे कमावन लाख भयो यानी लायक हुए, है ना। तो हमारो पेट भनो छोड़ स्कूल के लालच में घर छोड़ रहे हो। अब हमारा पेट भरने के बजाय भन्नो यानी भरने के बजाय स्कूल के लालच में घर को छोड़कर जा रहे हो। हमारा ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। तेरो जैसो दूसरो कोई निर्मोही होए को इस दुनिया में। अब जहाँ मन आए चलो जा, मैं सबूरी कर लूँगी। जिंदी रही तो देखूंगी तू कैसे पटवारी, मुंशी या सिपाही बनोगे। अब माँ ने चैलेंज दे दिया कि तू बड़ा होकर क्या बनता है, मैं देखूंगी अगर मैं जिंदा रही तो। एक माँ के अपने पुत्र के प्रति इस तरह के उद्गार उस माँ की मुसीबतों, मजबूरियों और वेदना की मर्मभेदी अभिव्यक्ति है जो आज के समाज के क्रूर यथार्थ को बेपर्दा करती है।
एक बालक के लिए यह स्थिति कितनी कितनी पीड़ादायक है और चुनौतीपूर्ण होगी कि वो पढ़ाई के लिए अपनी माँ, परिवार और बिरादरी को छोड़ या अपनी पढ़ाई के सपने को, और बालक शिवराज का मन पीड़ा से भर कह उठता है, खुले हुए विद्या मंदिर के दरवाजे पर बना पुजारी बैठा हूँ, पर मेरे आराध्य ज्ञान तुम मुझसे दूर दूर क्यों हो। अपने ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा ज्ञान मुझसे दूर क्यों है। मैं पुजारी बनकर यहाँ ज्ञान पाना चाहता हूँ, पाने आया हूँ। पढ़ाई का लालच देकर अध्यापक प्रेमपाल उसे अपने घर तो ले जाते हैं, किंतु 1 साल गुजर जाने के पर भी उसे स्कूल के दर्शन नहीं कराते और जमकर दिन रात खेतों में काम कराते। स्कूल में दाखिला भी मिला, पढ़ाई कम काम अधिक करना पड़ता था। काम न करे तो रोटी नहीं मिलती थी। बालक शिवराज अपने पेट पालने और पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ था, इसलिए अध्यापक प्रेमपाल की बेगार करने पर मजबूर था। यथा मैं अछूत सर्वहारा, मेरे पास था ही क्या खोने को। शरीर की मेहनत बेच देता था और पेट भरता था। स्कूल जाने से पहले श्रम शोषण की नदियों के कई घाटों का पानी पी चुका था। कई तरह के अनुभवों से गुजर चुका था मैं। लेखक जब अपने अभाव के शोषित बचपन को देखता है, मजबूरी करते करते अपने जैसे बच्चों को देखता है, तो सामाजिक विषमता, असमानता की खाई उन्हें और भी गहरी नज़र आती है। यथा आजकल नौकरशाहों, समृद्ध लोगों के घरों में कुत्तों को मिलने वाली तवज्जो को देखकर अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर दुख होता है और कई बार क्रोध भी आता है और कई बार अपने आप से घृणा होने लगती है कि क्यों नहीं किया कोई विद्रोह उन दिनों मैंने, क्यों नहीं गया आज़ाद देश की किसी योजना का ध्यान हमारी ओर। मैं कोई अकेला नहीं, हजारों लाखों में से एक हूँ। मैं उन्हीं में से हूँ जो आज भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। उनकी अस्मिता के लिए आज़ादी भी कितनी कम और कितनी सीमित है कि हमारा मेहनत का फल हमें नहीं दिला सकती। सामाजिक गुलामी के कारा में पड़े हमारे लिए स्वयं को आज़ाद कहना क्या बेईमानी नहीं है। ऐसे हालात होने पर भी शिवराज में पढ़ने की ललक हमेशा बनी रहती है। वो हर हाल में पढ़ना चाहता है, किंतु वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि ऐसे लावारिस बच्चों के लिए स्कूल नहीं होते जिन्हें अपने रोटी का इंतज़ाम स्वयं करना पड़ता हो। फिर भी बालक शिवराज की पढ़ाई के प्रति ललक दिनों दिन बढ़ती जाती है। यथा मैं ताज़ा या बासी अखबार पढ़ने का प्रयास करता रहता था। जहाँ तहाँ कोई पर्चा भी रास्ते में मिल जाता, मैं उसे उठाकर पढ़ने का प्रयास करता था। रद्दी पत्रिकाएं, सड़कें, दो दीवारों पर कोई बोर्ड मेरे किताबों के खुले पृष्ठ जैसे ही थे, मैं उन्हें खूब पढ़ता था। उसे जब तक स्कूल में दाखिला नहीं मिला, किंतु समाज रूपी स्कूल से वो बहुत कुछ सीख रहा था। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, जो कुछ भी प्राप्त किया अपने श्रम से प्राप्त किया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। बचपन क्या होता है उस बालक को नहीं पता। उसका बचपन रोटी के संघर्ष में बीत गया। यथा मैं अपने बचपन और अपने भावी जीवन को बचाने के लिए संघर्षरत था। विवशता के कारण मैं ऐसा कुछ भी करने को तैयार रहता था जिससे मेरा पेट तत्काल भर जाए और कल के लिए 4 पैसे मिल जाएं। पैसे नहीं तो रोटी ही सही, पर मेहनत से किसी न किसी तरह कमा कर, मुफ्त में नहीं। यही अहम गुण मेरे खून में, मेरी कौम और मेरे पुरखों के स्वभाव व संस्कार में समाहित थे। देश प्रदेश में न मेरा कोई स्थायी ठौर ठिकाना था और न मेरे लिए कोई निश्चित काम धंधा। एक बालक की शिक्षा, स्वास्थ्य के क्या हक और साधन होते हैं, मैं इन बातों से परिचित नहीं था। मैं जो पढ़ता था वो शौक के तौर पर पढ़ता था और मेरा स्कूल तो पूरा समाज, पूरा देश था। किसी निश्चित परिधि में मेरा कोई अध्ययन मनन नहीं था।
अध्यापक प्रेमपाल सिंह विद्या अध्ययन में मदद करने के नाम पर शिवराज का जमकर शोषण करते हैं। वह पढ़ना चाहता है पर उसका अधिकांश समय तो रोटी और शारीरिक श्रम करने में ही गुजर जाता था। उसका मन स्कूल में रहता था पर शरीर तो खेतों में ही खपता था। उसने अपने इस श्रम के शोषण पर बालक शिवराज का मन अत्यधिक पीड़ा से भर उठता। यथा वे मुझसे हाड़तोड़ काम क्यों लेते हैं, केवल रोटी के बदले? मेरी मेहनत का दशांश भी दे दिया करें तो मेरा खर्चा चलता रहे। आखिर मुझे मेरा शोषण अखरने लगा। शोषण पाप क्यों नहीं? ईश्वर भक्ति में किसी का दोहन क्यों शामिल है? दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में मेरी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं है? उन्होंने विद्यालयोन्मुख किया, इस उपकार से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता, किंतु उन्होंने जमकर दैहिक शोषण किया, वह भी भुलाया नहीं जा सकता। अपने विद्यार्थी जीवन के कष्टमय समय में वह कई कई बार अकेले में फफक फफक कर रो उठता है, किंतु उस बालक के आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं था। वह स्वयं ही अपने आप को ढाढ़स बंधाता, किसी तरह पढ़ लिख गया तो सब दुख दूर हो जाएंगे सोचकर मान अपमान की परवाह किए बिना पुनः अपने आप को श्रम में झोंक देता, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। यथा पेट के लिए बेगार गुलामी करने के अलावा दूर तक कोई विकल्प, कोई राहत का रास्ता नज़र नहीं आता था। जाति बिरादरी और नाते रिश्तों की सीमाएं मैं जान चुका था। न रहने का ठौर था, न खाने को कौर। सपने थे, संकट था, ऐसा था ये दौर। इस तरह की तमाम समस्याओं से जूझते हुए अपने साहस, दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के बल पर आखिर में वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो ही जाता है। उसके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह उपलब्धि उसके लिए ही नहीं अपितु उसके पूरे समाज के लिए भी बहुत मायने रखती थी। और उनका ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। आज वे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, साथ ही एक प्रसिद्ध कवि, कथाकार, आलोचक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। लेखक जब अपनी संघर्षमयी जीवन यात्रा पर दृष्टि डालता है तो उनके मन में भारतीय समाज व्यवस्था को लेकर अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं और उन्हें बहुत ही विचलित कर देते हैं। यथा मुझे कोई खेद नहीं कि मैंने बचपन में क्या क्या काम किए। कहना यूँ है कि जिसकी रोटी खाई उसकी बखूबी कीमत चुकाई। शिकायत है तो देश के विशेष वर्णोन्मुखी व्यवस्था से, जिसने मेरे जैसे लावारिस बच्चों की शिक्षा का जिम्मा नहीं लिया। श्रम और शोषण से हुई पीढ़ी दर पीढ़ी की आंशिक भी क्षतिपूर्ति नहीं की इस आज़ाद देश ने। उल्टे निठल्लों, जमाखोरों और भूमि चोरों को महत्व दिया या उन्होंने महत्व के केंद्रों पर कब्जा कर लिया। मेरे बाप दादा की विरासत का था ही क्या जो मुझे बिना कमाए मिलता। वे जोड़ते छोड़ते भी क्या, गुलामों से बदतर जिंदगी जिए थे वे। ये अलग बात है कि मैं उनसे कम गुलाम होकर भी ज़्यादा गुलाम बना महसूस करता हूँ और वे सिर से पैर तक गुलाम ही गुलाम थे, पर शायद महसूस नहीं करते थे। उन्हें अपनी बदतरी का एहसास होता तो विद्रोही हो गए होते, अथवा वे अभिव्यक्ति की स्थिति में नहीं थे। वे तो सदियों लूटी पिटी गई देश की मूल निवासी कौम के मूक सदस्य थे। अशिक्षा, अज्ञानता, साधनहीनता ऐसे तत्व थे जो उन्हें मनुष्य होने तक का बोध नहीं होने देते थे। अशिक्षा के कारण ही अन्याय का बोध नहीं हो पाता। अशिक्षा ही शोषण का मूल कारण है। इस बात को बालक शिवराज बहुत ही अच्छे से समझ चुका था कि उनके समाज की गरीबी और भूख हड़ताल दिन रात मेहनत मजदूरी करने से नहीं अपितु शिक्षा प्राप्त करने से ही हट सकती है। एक बाल मजदूर होते हुए वे जिस तरह से शिक्षा प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं, वह दलित समाज के लिए ही नहीं अपितु अभाव में पले उस हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक है जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यथा मेरे बचपन के नाजुक वे नन्हे कदम जिस पर मुड़ गए रास्ता बन गया। धूप में, छाँव में, शहर में, गांव में भूख लेकर चली और मैं चलता गया।
दुख का एहसास बेचैन करता गया, मुक्ति का भाव मानस में बढ़ता गया। पूरा संसार पुस्तक सा खुलता गया, जितना पढ़ पाया हूँ मैं उतना पढ़ता गया। इतनी काली अंधेरी विरासत मिली, मेरे भीतर का दीपक था जलता गया। वरिष्ठ पत्रकार अमित सेन गुप्ता भारतीय समाज द्वारा शोषित इस बाल मजदूर के जीवन संघर्ष को कुछ इस तरह बयान करते हैं। नितांत निर्धन मोची के परिवार में बचपन की प्रतिकूलताओं से जूझते, जिंदगी बसर करते हुए आखिरी हद तक धकेले जाते हुए अपने परिवार को हर तरह का अभाव और भूख सहते देखते हुए, जहां उसके पास कुल संपत्ति कहने के लिए मुश्किल से ही कोई चीज़ हो, शारीरिक सुविधा या सामाजिक सुविधा अथवा एक सुनिश्चित भविष्य की कोरी नामौजूदगी, यही उसके रोज़मर्रा का यथार्थ है। लेकिन उसमें भरपूर ताकत है। इस बच्चे में अपनी आत्मा की गरिमा के साथ और श्रम की खामोश शालीनता के साथ दिए की मंद रोशनी में स्वयं की दास्ता के बारे में पढ़ते, सबक लेते हुए, सीखने और पहले से सीखे हुए को अनसीखा करते हुए, खुद अपने द्वंद्व को विखंडित करते हुए, खामोशी से हर चीज़ का रचनात्मक बगावत में तब्दील करते हुए, आत्मा और चमड़ी के पुनर्जीवन में परिवर्तित करते, मुक्ति, अर्थ, संवेदना, आकांक्षा, करुणा, विप्लव और मानवता का आश्चर्यजनक साहित्य रचते हुए धूमकेतु की भांति आगे आने की कार्यशीलता है। प्रोफेसर सुधीश पचौरी इस आत्मकथा की तुलना गोरकी की आत्मकथा से करते हुए कहते हैं कि इस बाल मजदूर शिवराज के आत्मसंघर्ष को कुछ इस तरह बयां करते हैं। ये लेखक पहला बाल मजदूर लेखक है और इस बात से सचेत है कि वह मजदूर है, किंतु इस बात को किसी फौरी प्रतिशोध की तरह न कहता हुआ वो बाल मजदूर है। बचपन से नित्य अपमान, भेद, वंचना को पीते हुए बात कहना बड़ा कठिन होता है। ये एक कठिन, लगभग दर्दनाक रचना प्रक्रिया है जिसमें से शिवराज 1000 बार गुजरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब से पैदा होने वाले क्षोभ को पी कर लिखते हैं और अन्य पाठक के लिए एक अपराध बोध का भाव पैदा कर उसके दिल में हलचल मचाते चलते हैं। इस आत्मकथा का पाठक से ऐसा ही जबरदस्त संवाद होता है। रचनात्मकता के अपार संयम के बिना ये संभव नहीं था। इस एक आत्मकथा के साथ दलित आत्मकथाएं कलात्मक प्रौढ़ता को पहुंची हैं। लेखक पक्की कलम से लिखता है। अगर आपने गोरकी की आत्मकथा का पहला अंश मेरा बचपन पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि आप हिंदी के नए गोरकी की जिंदगी से रूबरू हैं। गोरकी रूस के थे, शिवराज भारत के गोरकी हैं। निश्चय ही यह आत्मकथा दलित बचपन के कड़वे सच को समाज के समक्ष बेपर्दा करती है। शिवराज का बचपन उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाते, और साथ ही उन बच्चों के लिए भी जो जिंदगी के अभावों और संघर्षों से घबराकर घुटने टेक देते हैं। यह आत्मकथा दलित समाज की उस तपती ज़मीन से समाज का परिचय कराती है जहां वह दलित बाल मजदूर आर्थिक विषमता के साथ ही क्रूर जातिगत व्यवस्था का भी वंश झेल रहा है। आज का युवा जब इस बचपन से परिचित होगा तो कम से कम वह उसकी समस्याओं को समझेगा, उसकी परिस्थितियों का आकलन करेगा, उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, उसे किसी तरह से कमतर नहीं आंकेगा और संभव है कि वह उसकी मदद के लिए भी आगे आए और उसके श्रम और संघर्ष का सम्मान करे।
आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बाल मजदूरी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बाल मजदूरी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। दलित समाज आज भी अपने संवैधानिक और मानवीय हकों से वंचित है। इस संदर्भ में सरकार को तो कठोर कदम उठाने ही चाहिए। साथ ही ये आवश्यक है कि पूरा समाज, खासकर युवा वर्ग, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर मानवता का परिचय देते हुए सम्मानपूर्ण सह अस्तित्व के भाव को विकसित कर आगे बढ़े। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।